Hello everyone, in this video we will be studying biotechnology principle and process. बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है? एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके एक यूज़फुल प्रोडक्ट बनाया जाता है। सबसे पहले कार्ल इरेकी ने 1917 में ये टर्म कॉइन की थी बायोटेक्नोलॉजी। तो इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं इसके, कैसे कैसे प्रोसेसिंग होती है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कैसे हो जाता है। पहले भी ये टेक्निक यूज़ की जाती थी, जैसे कर्ड, ब्रेड, डोसा, वाइन, ये इस बायोटेक्नोलॉजिकली ही बनते थे। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ये यूज़ करते थे और बन जाते थे प्रोडक्ट। लेकिन प्रेजेंट डे में ये एडवांस हो गई है, जिससे IVF, टेस्ट ट्यूब, बेबीज़, वैक्सीन्स, जीन थेरेपी ये भी पॉसिबल हो पाया। तो EFB यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने एक डेफिनेशन दिया इसको, जो अकॉर्डिंग टू EFB, बायोटेक्नोलॉजी इज इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, पार्ट्स, देयरफॉर द मॉलिक्यूलर एनालॉग फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी यानी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में दो मेन टेक्निक्स है। नंबर 1 जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड नंबर 2 बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में RDNA टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, यानी कि रिकॉम्बिनेंट DNA। इसमें सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट DNA को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, फिर जीन ट्रांसफ़र होता है और फिर जीन क्लोनिंग होती है। बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में एक मेंटेनेंस होती है जिसमें स्टेराइल कंडीशन दी जाती है। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसे, जैसे सबसे पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ RDNA यानी कि रिकॉम्बिनेंट DNA। इसमें क्या होता है कि आपका जेनेटिक इंजीनियर किया जाता है, जैसे कि जो भी DNA होता है डिज़ायर्ड प्लांट का या जो भी आपको चाहिए उसका DNA1 डिज़ायर्ड लिया जाता है, उसको आप रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करते हो। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मॉलिक्यूलर सीजर की तरह काम करता है। DNA2 आप प्लाज्मिड का लेते हो, उसको कट करते हो, फिर दोनों कट किए हुए पार्ट्स को DNA लाइगेज की मदद से ज्वाइन कर देते हो, जो कि मॉलिक्यूलर ग्लू है। फिर इनको ट्रांसफ़र किया जाता है होस्ट में ट्रांसफ़र करेंगे, जैसे कि होस्ट ज़्यादातर E. coli को लिया जाता है क्योंकि उसको कल्चर करवाना बहुत इजी हो जाता है। फिर इसकी क्लोनिंग हो जाती है, मतलब क्लोनिंग यानी उसकी कॉपीज़ बननी शुरू हो जाती है। मॉलिक्यूलर सीजर यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और मॉलिक्यूलर ग्लू यानी कि लाइगेज, ये दोनों आपको लर्न करने हैं। अब आता है बायो प्रोसेस यानी बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। बायोकेमिकल इंजीनियरिंग क्या होती है? जहाँ पर स्टेराइल एनवायरनमेंट मेंटेन किया जाता है कोई भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का काम करने के लिए, ताकि कंटामिनेशन ना हो। तो इसके लिए मैन्युफैक्चर होते हैं बहुत लार्ज क्वांटिटीज़ में प्रोडक्ट्स, जैसे कि एंटीबायोटिक, वैक्सीन्स, एंजाइम्स, मेडिसिन एंड हॉर्मोन्स। अब हम कंपेयर करते हैं ट्रेडिशनल को जेनेटिक इंजीनियरिंग से, कि पहले के बाद क्या होता था। पहले रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस तो नहीं था, मतलब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी नहीं थे जो ऐसे मॉलिक्यूलर सीजर और ग्लू, तो फिर जो नॉन डिज़ायरेबल पार्ट था वो भी इंक्लूड हो जाता था, तो फिर क्या ही फ़ायदा। फिर उसके बाद इतना कुछ अच्छा प्रोडक्ट नहीं दे पाते थे। फिर उसके बाद डिस्कवरी हुई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की, जिससे जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉसिबल हुआ। तो अब हम कोई भी स्पेसिफिक पार्ट, जो भी हमें डिज़ायर्ड पार्ट है, उसको यूज़ करके प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑब्वियसली बेटर हुआ। ओके, लेट्स टॉक अबाउट इट हिस्ट्री। स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट पॉयर ने 1972 में फर्स्ट RDNA बनाया था। कैसे बनाया? इन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को सैल्मोनेला टाइफिमेरियम के साथ जोड़कर बना दिया। जैसे द फर्स्ट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इज मेड बाय लिंकिंग द नेटिव प्लाज्मिड ऑफ बैक्टीरियम सैल्मोनेला टाइफिमेरियम से बना दिया इन्होंने। कैसे हुई इसकी फॉर्मेशन? जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट था उसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया और वैसे ही प्लाज्मिड DNA को भी कट कर लिया गया, जो कि सैल्मोनेला का था। तो ये प्लाज्मिड वेक्टर की तरह एक्ट करेगा, मतलब उसको लेकर जाएगा। वेक्टर क्या होते हैं? कैरियर और व्हीकल्स होते हैं जो एलियन DNA को लिंक करते हैं और फिर ट्रांसफ़र कर देते हैं होस्ट सेल में। स्टेप्स होते हैं कोई भी जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म यानी ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बनाने के। नंबर 1, तुम्हें आइडेंटिफाई करना होता है कि तुम्हें क्या बनाना है। डिज़ायरेबल जीन क्या है तुम्हारा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ DNA विद डिज़ायरेबल जीन। फिर तुम उसको इंट्रोड्यूस कराते हो होस्ट के अंदर, इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड DNA इनटू होस्ट। फिर उसको मेंटेन करते हो, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड DNA इन होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ DNA टू इट्स प्रोजेनी। ये 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं किसी भी GMO यानी ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करने के लिए। तो अब हम बात कर लेते हैं स्टेप्स जो बायोटेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले हमें आइडेंटिफिकेशन करना होता है और आइसोलेट करना होता है जेनेटिक मटेरियल को। फिर हम उसकी फ्रेगमेंट्स करते हैं। फ्रेगमेंट कैसे करोगे? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से फ्रेगमेंटेशन यानी उसको तोड़ोगे। फिर आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन बाय सेपरेशन टेक्निक कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। फिर तुम उसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट करोगे, मतलब जो भी डिजायर्ड जीन होगा उसको तुम आइसोलेट कर लोगे।
फिर एम्पलीफाई करोगे, मतलब उसकी कॉपीज़ जनरेट करना शुरू करोगे। कॉपीज़ मतलब एम्पलीफिकेशन कैसे होगी, पीसीआर से, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करके। फिर तुम लाइगेट करोगे, मतलब जो भी लाइगेशन ऑफ डिजायर्ड जीन विद वेक्टर के साथ उसको जोड़ दोगे। जो भी तुम्हारा डिजायर्ड या जो भी तुम वेक्टर यूज़ करोगे उसके साथ उसको लाइगेट यानी जोड़ दोगे। फिर तुम इसे होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र करोगे, और फिर उसके बाद क्योंकि तुम्हें बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में चाहिए, लार्ज अमाउंट के लिए उसको कल्चर करोगे, जैसे बायो रिएक्टर्स होते हैं बड़े बड़े, उसके अंदर। फिर तुम उसे एक्सट्रैक्ट कर लोगे। प्रोडक्ट का एक्सट्रैक्शन होता है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो ये पूरा चैप्टर इन्हीं 8 स्टेप्स के अराउंड रिवॉल्व करता है, जिसमें से 3 तुम पढ़ चुके हो पहले भी, कि आइसोलेट किया, फिर उसको होस्ट के अंदर डाला, और उसके बाद उसकी मेंटेनेंस करी। अभी हमने प्रिंसिपल की तो बात कर ली, बायोटेक्नोलॉजी की भी करी। अभी इसके प्रोसेसेस देखते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए हो सकता है, वो आरएनए भी हो सकता है। तो उस जेनेटिक मटेरियल को तुम आइसोलेट कैसे करोगे? सबसे पहले जो भी, जैसे आप डिजायर्ड चीज लेते हो, बैक्टीरिया की सेल, प्लांट सेल या फंगल सेल, इनको आपको ब्रेक डाउन करना पड़ता है कुछ स्पेसिफिक एंजाइम के साथ ट्रीट करके। तो जैसे प्लांट है तो उसके लिए सेलुलेज के यूज़ करना पड़ेगा, फंगस के लिए काइटिनेज का, बैक्टीरिया के लाइसोजाइम का यूज़ करना है उसको ब्रेक करने के लिए। तो जैसे एक टेस्ट ट्यूब लोगे, उसमें आप सेल्स ले लोगे, उसके ऊपर कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स का एक्ट कराओगे और फिर से सेंट्रीफ्यूज करोगे। सेंट्रीफ्यूज करने से जो लिपिड्स हैं वो लाइपेज में ब्रेक डाउन कर जाएंगे, प्रोटीन्स प्रोटीएज से ब्रेक डाउन करेंगे, आरएनए की हेल्प से आरएनए ब्रेक कर जाएगा, और डीएनए जो है उसको आप प्रेसिपिटेट आउट कर लोगे बाय एडिंग चिल्ड एथेनॉल। यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है चिल्ड एथेनॉल से। चिल्ड एथेनॉल से आप स्पूल कर लोगे डीएनए। स्पूलिंग यानी जैसे एक रील टाइप में, जैसे लंबे लंबे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है डीएनए, तुम उसको किसी भी एक से उसको वाइंड करा के स्पूल आउट कर लोगे। तो इस तरह से आप डीएनए को, जेनेटिक मटेरियल जो भी है उसको आप आइसोलेट करा लोगे स्पेसिफिक एंजाइम्स के साथ ट्रीट करके। और सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या होता है कि जो डेंसिटी वाइज अपने जो भी मैक्रोमोलिक्यूल्स थे, प्रोटीन्स, लिपिड्स, और ये सब अपनी डेंसिटी के हिसाब से अरेंज हो जाते हैं, जिससे तुम अच्छे से एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हो कि कौन क्या है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस यानी फ्रेगमेंटेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को तुम तोड़ोगे कैसे, उसके फ्रेगमेंट्स बनाओगे। सबसे पहले आपका फॉरेन डीएनए जो भी आपने लिया उसको वेक्टर डीएनए यानी प्लाज्मिड के साथ, ये दोनों अलग अलग ले लोगे, और फिर उनको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से कट आउट करोगे, तो ये दोनों कट हो जाएंगे। फिर इन जो भी ये अलग अलग पार्ट्स थे, इनको तुम लाइगेज की मदद से, जो कि मॉलिक्यूलर ग्लू है, उसकी हेल्प से तुम इनसे ज्वाइन करा दोगे। फिर ट्रांसफॉर्मेशन से इकोलाई में ये जीन होस्ट में, मतलब होस्ट में चला जाएगा, इकोलाई होस्ट होगा इसका, और फिर यहाँ से सेल डिवाइड हो जाएगी, 2 सेल्स में डिवाइड हो गया। अभी 1963 में 2 एंजाइम डिस्कवर्ड हुए थे। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो कि बैक्टीरियोफाज की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करता है, दूसरा आपका डीएनए मिथाइलेज जो कि मिथाइल ग्रुप को ऐड करता है ताकि वो ई कोलाई को प्रोटेक्ट कर सके। अब तक प्रोकैरियोट्स में 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आइसोलेट कर लिए गए हैं ओवर 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया से। जैसे ये आपका बैक्टीरियोफाज है, ये अपना जेनेटिक मटेरियल इस ई कोलाई में इंट्रोड्यूस कराएगा, जिससे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो आपके डीएनए की को फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर देगा। और यहाँ पर ये जो क्रोमोसोमल डीएनए है ई कोलाई का, उसके अंदर मिथाइल ग्रुप होगा, जो डीएनए मिथाइलेज मिथाइल ग्रुप दे देता है, जिससे वो ई कोलाई को प्रोटेक्शन दे पाता है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं वो आपकी क्लास न्यूक्लियस से बिलोंग करते हैं, जो कि न्यूक्लिक एसिड्स यानी डीएनए और आरएनए को कट करने में हेल्प करते हैं। न्यूक्लियस 2 तरह के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस क्या होते हैं, एंजाइम्स जो रिमूव करते हैं और कट करते हैं स्ट्रैंड को एंड से, जैसे कि ये 3 प्राइम एंड से कट कर रहा है, जैसे डीएनए स्ट्रैंड्स 2 ऐसे मूव करते हैं, 5 प्राइम टू 3 और एक अपोजिट 3 टू 5, तो फिर ये यहाँ से एंड से कट करता है, वो होते हैं एक्सोन्यूक्लियस। और एंडोन्यूक्लियस जो सेंटर से कट करते हैं डीएनए के स्ट्रैंड्स को, जो सेंटर से कट करते हैं, वो होते हैं आपके एंडोन्यूक्लियसेस। अब हम बात करेंगे नेमिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। जैसे कि इसमें एग्जांपल लिया है इको R1। इको का जो ई है, जैसे फर्स्ट लेटर जो भी होगा वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड जो लेटर्स होंगे, नेक्स्ट के जो 2 लेटर हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं स्पीशीज को जहाँ से उसे आइसोलेट किया गया है। थर्ड जो भी नेक्स्ट लेटर होगा, फोर्थ, उसको हम स्ट्रेन कहेंगे, भी कौन सा स्ट्रेन से ऑब्टेन किया गया है। और जो अभी आपका यहाँ नंबर दिया हुआ है यानी रोमन नंबर, वो रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन की, ये कब आइसोलेट हुआ, पहले नंबर पे, दूसरे पे, या जो भी इसका ऑर्डर होगा आइसोलेशन का। तो ये यहाँ पर इको यानी इसर्शिया कोलाई का लिया गया है।
अब यहाँ पर एक स्पेशल नोट है, हिंद 2 जो है वो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था जो डिस्कवर हुआ साल बाद, जिसको कैरेक्टराइज किया गया और आइसोलेट किया गया, लेकिन पहला था जिसको रिकॉग्नाइज कर लिया गया था, डिस्कवर किया गया था। इसमें भी जैसे हिंद का एच जो है वो हीमोफिलस जीनस है, आई एन इन्फ्लुएंजेस स्पीशीज है, और सेकंड इसका ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, और डी जो है वो ये स्ट्रेन है। अगर हम इसकी फंक्शनिंग की बात करें, फंक्शनिंग में क्या होगा कि इसका काम क्या होगा, इंस्पेक्शन के बाद पहले वो इंस्पेक्ट करेगा, फिर उसको रिकॉग्नाइज करके डीएनए की सीक्वेंस को उसके बाद वहां पर कट लगा देता है। तो डीएनए रिकॉग्नाइज्ड बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हम पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बोलते हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या हुई, जिसमें डीएनए रिकॉग्नाइज करता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, तो उसको हम पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बोल देते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइज 4 to 8 लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, जिसे पैलिंड्रोम कहते हैं, रीड सिमिलर ऑन बोथ दी स्ट्रैंड्स में सिमिलर होगा। आफ्टर रिकॉग्नाइजेशन दे विल कट अ लिटिल अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ पैलिंड्रोम, बट बिटवीन द सेम बेसिस के बीच में वो कट करता है। जैसे यहाँ ए और जी के बीच में कट किया, तो वहाँ भी ए और जी के बीच में ही कट करता है। ये इको R1 की है, जैसे GAATTC, तो फिर ये उसकी अपोजिट में चलता है ना, जैसे सी के अपोजिट जी आता है। और यहाँ पे जैसे ये तुम मलयालम पढ़ते हो, इधर से पढ़ो तो भी ये बनता है और इधर से पढ़ो तो भी मलयालम ही बनता है। अब इससे रिलेटेड कोई एक कमेंट में लिख देना, क्योंकि तुम्हें कोई वो पता हो जो यहाँ से रीड करने में भी सेम, यहाँ से रीड करने में भी सेम हो। एंडोन्यूक्लियस कॉमनली यूज किए जाते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। जब वो कट करते हैं स्ट्रैंड्स को, तो वो दो तरह की एंड्स बनाते हैं, एक तो स्टिकी कोहेसिव स्टैगर्ड जिसको ओवरहैंगिंग एंड्स भी बोलते हैं, और एक ब्लंट और फ्लश एंड्स बनाते हैं। ओवरहैंगिंग वाली जिसमें साइड से कट होता है, जैसे एक जिसमें एंड से कट किया जाता है, जैसे जी यहाँ रह गया, तो ये इतना पोर्शन न्यूक्लियस कॉमनली जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज किए जाते हैं। तो वो कट करते हैं स्ट्रैंड्स को, जिससे दो तरह की एंड्स प्रोड्यूस होती हैं, एक तो स्टिकी कोहेसिव स्टैगर्ड जिसको ओवरहैंगिंग एंड्स भी बोलते हैं, एक ब्लंट और फ्लश एंड्स। तो अभी देखो इसमें क्या होगा, ये एंड से कट करेगा स्टिकी वाले में, और ब्लंट यानी बीच से कट करेगा। तो इको R1 जो है आपका वो स्टिकी एंड्स वाले में एग्जाम्पल इंक्लूड किया गया, और हिंद 2 जो है वो आपका ब्लंट यानी बीच से कट किया जाता है। जैसे इसको कट करेंगे, यहाँ से ये जी और ये नीचे का ए तक, यहाँ इस एंड तक चला जाएगा, और ये अपोजिट ऐसे एक स्ट्रक्चर सा बना लेता है जो नीचे आपको दिखाया जी, और यहाँ रह जाता है, और ये सी ए तक यहाँ, और फिर ये AATTC अलग और नीचे जी। वैसे इसमें बिल्कुल हाफ हो जाता है, जैसे GTTCA एक साइड और AACTTG एक साइड। इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट ये है कि वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सिमिलर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट होते हैं, सिमिलर से, ताकि वो सिमिलर टाइप ऑफ स्टिकी एंड्स दे पाए। फिर वो फेलिसिएट करता है कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्ड बाय लाइगेज, लाइगेज से कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो वर्किंग क्या है इको R1 की, ये हम देख चुके हैं वैसे कि ये वेक्टर है, फिर ये GATTC को एंड्स की तरफ से कट करेगा और फिर ये अलग हो जाएंगे, फिर लाइगेज की हेल्प से ये दोनों रिकॉम्बिनेंट बना लेंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड PCR। तो हम एक 2020 का क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए प्रेसिपिटेशन आउट ऑफ मिक्सचर ऑफ बायोमोलिक्यूल कैन बी अचीव्ड बाय ट्रीटमेंट विद आइसोप्रोपेनॉल, चिल्ड एथेनॉल, मिथेनॉल एट रूम टेम्परेचर या चिल्ड क्लोरोफॉर्म। कमेंट द आंसर।